हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी वाले यूनिट का जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू है उसका अध्ययन करेंगे। आईसीटी से रिलेटेड 2 क्लासेस हम लोगों ने एमसीक्यू और पीवाईक्यू की कर ली है। उसमें मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। अब आज की क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में आईसीटी की क्लास में तो चारों क्लास में कराऊंगा। इसमें आप लोग को लगभग 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद फिर आप लोगों को अपने से जो है किताबों से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए कि आगे के जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे इनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 31वां प्रश्न देखिए क्या है। डीडीआर किस प्रकार की मेमोरी का प्रकार है? आप लोग सुनते होंगे, जब कभी आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में किसी से सुने होंगे या खरीदने गए होंगे तो दुकान वाले पूछते हैं कि आपका डीडीआर कौन सा चाहिए या कौन सा, जैसे किसी का डीडीआर होता है, किसी को रैम अपना बढ़वाना होता है तो लोग पूछते हैं कि आपका DDR2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। तो इसका मतलब क्या होता है? रैम से रिलेटेड होता है। DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल डाटा रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डबल डाटा रेट। यदि किसी व्यक्ति की कंप्यूटर या लैपटॉप में DDR2 या 3 लगा रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें आप रैम बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर DDR1 लगा रहेगा तो उसमें रैम बढ़ाना संभव नहीं है। तो इसीलिए देखिए लोग क्या करते हैं कि DDR2, 3, 4 इस तरीके से अपना लैपटॉप या कंप्यूटर करवाते हैं, जिसमें क्या होता है भविष्य में उनको रैम में अगर वृद्धि करनी है तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि DDR किस प्रकार की मेमोरी का प्रकार है। तो यहाँ ऑप्शन दिया देखिए, रोम, फ्लैश, तीसरा रैम, चौथा हार्ड डिस्क। तो अभी आपको मैंने बताया ये किस चीज से रिलेटेड है? रैम से रिलेटेड। रैम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो देखिए ये रोम से रिलेटेड नहीं है, फ्लैश से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? रैम से, हार्ड डिस्क से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया, सही उत्तर सी है, रैम। इसकी व्याख्या क्या है देखिए, DDR का अर्थ होता है डबल डाटा रेट, या एक प्रकार का रैम होता है जो एक ही समय में 2 डाटा ट्रांसफर कर सकती है जिससे स्पीड अधिक होती है। यानी रैम लोग बढ़वा देते हैं तो क्या होता है कि दोनों रैम से डाटा ट्रांसफर होता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 और आज का दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यहां पूछा जा रहा है एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है। देखिए ये रैम से रिलेटेड है। रैम 2 प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनामिक। जो स्टैटिक रैम होता है ये देखिए फास्ट चलता है लेकिन थोड़ा महंगा होता है, और जो डायनामिक रैम होता है ये स्लो चलता है और सस्ता होता है। ठीक है, तो यही इनमें बेसिक अंतर है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। दोनों स्थायी मेमोरी होती है। पहली बात तो देखिए रैम जो है स्थायी मेमोरी नहीं होता है, मैंने आप लोग को बताया है, पढ़ाया है। रैम कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी, यानी वॉलेटाइल होती है। दूसरा दिया गया एस रैम तेज होती है और महंगी होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है रैम धीमी होती है और सस्ती होती है, यानी डी रैम जो है धीमी होती है और सस्ती होती है। जबकि दोनों एक जैसी होती है। सी ऑप्शन क्या दिया है? दोनों एक जैसी होती है। और डी ऑप्शन क्या दिया है? डी रैम को सीपीयू से जोड़ा नहीं जा सकता। तो देखिए दोनों स्थायी मेमोरी नहीं होती हैं। बी ऑप्शन जो दिया गया है कि एस रैम तेज होती है और महंगी होती है, जबकि डी रैम धीमी होती है और सस्ती। ये ऑप्शन जो हो जाएगा अभी मैंने बताया उसके अनुसार सही। बाकी दोनों एक जैसी होती है, नहीं एक जैसी। डी रैम को सीपीयू से जोड़ा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
उत्तर देखिए बी होगा कि एस रैम तेज होती है और महंगी होती है, डी रैम धीमी होती है और सस्ती होती है। ठीक है, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देख लेते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बता ही दिया, स्टैटिक रैम या एक कैश मेमोरी में प्रयोग होने वाली मेमोरी होती है, जबकि डी रैम जो है इसका फुल फॉर्म डायनामिक रैम होता है, यह मुख्य रैम में उपयोग होती है। तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्या पूछा जा रहा है इसमें कि डी रैम किस तकनीक का उपयोग करती है, यानी डायनामिक रैम में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला दिया गया कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, लेजर और डायोड, मैग्नेटिक कोर, मॉसफेट और बीजेटी। तो देखिए जो डी रैम होती है, डायनामिक रैम होती है, इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगा होता है? कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसमें लेजर और डायोड नहीं होता है, मैग्नेटिक कोर नहीं होता है और मॉसफेट और बीजेटी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर ए होगा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। व्याख्या देखिए क्या होगा कि डी रैम में हर बीट को एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर के द्वारा स्टोर किया जाता है, इसलिए यह बार बार रिफ्रेश होती है। यानी इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के द्वारा स्टोर किया जाता है, इसलिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, यानी जो फ्लैश मेमोरी है वो अस्थाई मेमोरी है कि अस्थाई मेमोरी है, या रॉम है, ऑप्टिकल है, क्या है। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि फ्लैश मेमोरी क्या है, एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, और यह द्वितीयक भी है, सेकेंडरी भी है। क्यों? क्योंकि इसको अलग से इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी मैंने आप लोग को बताया था कि दो ही है, रोम और रैम। ठीक है, ये जो है प्राइमरी, बाकी जो मेमोरी होती है वो सब क्या होती है? द्वितीयक होती है। और फ्लैश मेमोरी का एक उदाहरण मैंने आप लोग को बताया था कि पेन ड्राइव होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कैसी मेमोरी है, तो कहा जा रहा है कि वोलेटाइल है, गलत। दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑप्टिकल, ये भी गलत। ऑप्टिकल में देखिए मैंने आप लोग को बताया था सीडी और डीवीडी जो होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी का होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है नॉन वोलेटाइल। तो देखिए ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये अस्थाई प्रकार की है, ये अस्थाई रोम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर क्या है? सी, नॉन वोलेटाइल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग पेन ड्राइव, एसएसडी इत्यादि में होता है। यानी पेन ड्राइव में इसका उपयोग किया जाता है और जो एसएसडी ड्राइव होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से देखिए एसएसडी ड्राइव बहुत से लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगवाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहा जा रहा है? पूछा जा रहा है कैश मेमोरी का स्तर, लेवल कैसे परिभाषित होता है। तो देखिए जो कैश मेमोरी होती है वो तीन स्तर में होती है, तीन लेवल में होती है। तो देखिए यहाँ दिया गया है पहला L1, L2, L3, P1, P2, प्राइमरी और सेकेंडरी, C1, C2। देखिए अब इसमें जो इसका मेमोरी का लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये ऑप्शन राइट होगा। ये P1, P2 नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा, C1, C2, C3 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, L1, L2, L3। तो इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन देखिए। कैश मेमोरी को सीपीयू के पास होने की निकटता के आधार पर स्तरों में बांटा गया है, जैसे L1 सबसे तेज और सबसे पास होती है, फिर उसके बाद L2 होता है वो थोड़ी से स्लो होती है, और उसके बाद L3 होता है जो उससे थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, चलो आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्मृति केवल पढ़ने के लिए होती है, यानी कौन सी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल केवल पढ़ने के लिए होता है, आप उसमें कोई करेक्शन
नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि रैम जो है ये क्या है, रैंडम मेमोरी है और अस्थाई है। रोम जो है स्थायी मेमोरी है और इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया रैम, दूसरा दिया गया रोम, तीसरा दिया गया एसएसडी, चौथा दिया गया फ्लैश। तो देखिए ये दोनों जो है सेकेंडरी हैं, रोम और रैम प्राइमरी हैं, लेकिन रैम क्या है कि ये अलग है, ये प्रोसेसर के प्रोसेसिंग के काम में आती है और रोम जो है बूटिंग के लिए प्रयोग होती है। तो रैम देखिए जो है ये पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कौन सी होती है, रोम होती है। रोम जो है केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका देखिए फुल फॉर्म ही है रीड ऑनली मेमोरी, तो इसके फुल फॉर्म से ही इसका पता चल जाता है केवल पढ़ने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या क्या है, रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी है, इसे बदला नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है। किसी भी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पर अपलोड होता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हार्ड डिस्क में, रैम में, रोम में, पेन ड्राइव। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो देखिए कहाँ पे लोड होता है, हार्ड डिस्क में नहीं होता है, जबकि कहाँ पर होता है, रैम में होता है। इसलिए देखिए जिस कंप्यूटर या लैपटॉप का रैम अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लोड लेने में ज़्यादा समय नहीं लेता। आप लोग कभी कभी देखेंगे बहुत से कंप्यूटर लैपटॉप जो है चालू करने के बाद बहुत टाइम लगाते हैं, वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है। तो जिसका रैम बहुत अच्छा रहता है उसका तुरंत लोड होकर तुरंत ओपन हो जाता है, और जिसका कम रहता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए रोम में जो है वो बूटिंग की प्रक्रिया होती है, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी होगा रैम में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है ताकि वह सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यानी इसको रखा कहाँ गया रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, इंस्टॉल किया गया रहता है, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट किया जाएगा तो लोडिंग जो होती है वो रैम में होती है और फिर उसको सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मेमोरी इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यानी मेमोरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो मेमोरी में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। तो देखिए मेमोरी में सबसे छोटी देखिए क्या होती है, बिट होती है, फिर उसके बाद देखिए बाइट होती है, फिर उसके बाद देखिए किलो बाइट होती है, उसके बाद देखिए मेगाबाइट होती है, उसके बाद देखिए गीगाबाइट होती है, उसके बाद देखिए टेराबाइट होती है। इस तरीके से जो मेमोरी है ये देखिए बटी होती है। ये सब जो सबसे ऊपर वाली है ये सबसे छोटी है और इसके आधार पे सब नीचे। इनको देखिए बिट ही कहा जाता है, इसको बाइट कहा जाता है, इसको केबी कहा जाता है, ठीक है, इसको एमबी कहा जाता है, इसको जीबी कहा जाता है, इसको टीबी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर पेंटाबाइट है, ऐसे ढेर सारी हैं। तो ये देखिए सबसे छोटी जो मेमोरी है वो क्या है, बिट है। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन पूछा गया है कौन कौन सा दिया गया, तो बिट दिया गया है, बाइट दिया गया है, निबल दिया गया है, वर्ड दिया है। तो इसके अनुसार देखिए सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, बिट। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों नहीं। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, बिट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बिट जो है बाइनरी डिजिट एक कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसका मान 0 या 1 के बराबर, यानी ये कंप्यूटर में इस्तेमाल करने वाली मेमोरी में सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि EEPROM का क्या अर्थ है। तो EEPROM का अर्थ का मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली
मेमोरी, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी मेमोरी जिसको इरेज किया जा सके, फिर से प्रोग्राम किया जा सके और रीड किया जा सके। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए क्या होता है, डीवीडीआर। जैसे हम लोग देखिए कुछ ऐसे डीवीडी होते हैं जिसमें कोई चीजें लोड करते हैं लोग, फिर उसके बाद इरेज करके फिर दूसरी चीज लोड करते हैं। उसी प्रकार से देखिए सीडी में भी कुछ ऐसी सीडी आती हैं जिसमें डाटा एक बार इरेज कर दिया जाता है, फिर से दूसरा डाटा अपलोड कर दिया जाता है। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा देखिए क्या दिया गया, इफेक्टिव प्राइमरी रोम। तीसरा दिया गया इलेक्ट्रिकली पावर्ड रोम, और चौथा दिया गया नन ऑफ द एबव। तो देखिए ईईप्रॉम का अर्थ क्या होता है कि ऐसे मेमोरी या ऐसा रोम जिसको इरेज किया जा सकता है, फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों नहीं होंगे। तो इसके अनुसार देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, आंसर ए। ठीक, ए होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका व्याख्या देखिए, ईप्रॉम को विशेष उपकरण द्वारा मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए इसका इस्तेमाल जो है, जो स्टूडियो वाले होते हैं, एडिटिंग का काम करने वाले होते हैं, वो लोग करते हैं। या पहले जो फिल्म की कैसेट वगैरह बनाई जाती थी, सीडी डीवीडी बनाई जाती थी, तो उसके द्वारा ये सब चीजें इस्तेमाल होती थी। अब देखिए समय बदल गया है, तो इन सब चीजों का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अब पेन ड्राइव आ गई है। और उससे अच्छा क्या हो गया है कि अब लोगों के पास नेट की सुविधा हो गई है, तो लोग सीडी डीवीडी का उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट वाईफाई का उपयोग करके सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले इस्तेमाल की जाती थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया में किस मेमोरी का उपयोग होता है। तो देखिए शुरू में ही मैंने बता दिया था आप लोग को कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, इसमें किस मेमोरी का उपयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया देखिए, रैम, हार्ड डिस्क, रोम, कैश मेमोरी। तो अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है वो रैम में करता है। इसका मतलब ये नहीं होगा। हार्ड डिस्क में ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टोर की गई रहती है, इंस्टॉल की गई रहती हैं। रोम में जो है बूटिंग की प्रक्रिया होती है, कैश मेमोरी में नहीं होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा, सी, रोम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि बूटिंग के समय कंप्यूटर बायोस प्रोग्राम को रोम से लोड करता है। बायोस का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जा सकता है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म ये होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, बायोस के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका सर्च इंजन और वेब ब्राउजर से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गूगल, बिंग, डक डक गो क्या हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इसको छोटा छोटा करके सेपरेट कर करके आप लोग को बताया है और बनाया है, लेकिन इसी को कभी कभी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर अच्छे तरीके से जानते रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं चीजों को कैसे जोड़ के लॉन्ग कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि ये तीनों क्या हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है वेब ब्राउजर, दूसरा दिया गया सर्च इंजन, तीसरा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एकदम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडोज आती है, मैक आईओएस आता है, यूबंटू आता है, सब चीज आती है, ये सब नहीं है। सर्च इंजन है, क्या है ये, सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर में देखिए आता है गूगल क्रोम, ये भी हम लोग देखिए इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, ये सब जो है क्या है, ये सर्च इंजन नहीं बल्कि क्या है, वेब ब्राउजर है। अब बल्कि जो गूगल केवल है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी, सर्च इंजन।
व्याख्या देखिए, ये सभी इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्च इंजन। यानी इंटरनेट पर हमको कोई चीज की जानकारी चाहिए तो हम जब उस पर खोजते हैं तो इन्हीं के माध्यम से खोजते हैं। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। यानी अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसमें देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया कि मोजिला फायरफॉक्स जो है क्या है, वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये भी वेब ब्राउजर है। सफारी जो है ये भी वेब ब्राउजर है। बिंग जो है वेब ब्राउजर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। इसके अलावा देखिए और दूसरा वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम भी है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। इसमें 3 जो है वेब ब्राउजर हैं, चौथा नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी तीनों क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं। ठीक, तो ये वेब ब्राउजर और सर्च इंजन आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसमें बिंग क्या है, बिंग जो है वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि क्या है, ये सर्च इंजन है। देखिए व्याख्या क्या है कि बिंग एक सर्च इंजन है जबकि बाकी सभी वेब ब्राउजर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 43। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है। यानी वेब जो है ब्राउजर वो कौन सा कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वेब पेज को डिजाइन करना, सर्च इंजन को बनाना, वेब पेज को दिखाना और नेविगेट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो देखिए जो वेब ब्राउजर होता है किसी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को खोलता है, दिखाता है और फिर उसमें नेविगेट करता है। आप एक वेबसाइट पर आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये देखिए वेब पेज को डिजाइन नहीं करता है, सर्च इंजन को बनाता नहीं है, बल्कि ये वेब पेज को दिखाता और नेविगेट करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सही उत्तर क्या है, सेव सी, वेब पेज को दिखाना और नेविगेट करना। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या क्या है कि वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता को वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें देखने में सहायता करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। यानी एक ऐसा वेब ब्राउजर जो ओपन सोर्स है, जो पूरी तरह से मुक्त है, तो इसका नाम क्या है। तो यहाँ पूछा जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए ये मुक्त नहीं है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और इसको मुक्त नहीं बल्कि ये पेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा दिया गया है सफारी, चौथा दिया गया ओपेरा। तो देखिए शुरू में एक बार जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि मोजिला फायरफॉक्स एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है। ठीक है, बाकी सफारी पेड है, ओपेरा पेड है। तो ये देखिए मोजिला फायरफॉक्स जो है हमारा क्या होगा, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, बाकी ये सब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा, बी, मोजिला फायरफॉक्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फायरफॉक्स देखिए एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जिसे मोजिला फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया, यानी इसको एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर बना दिया गया। 45वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद जो है बाकी बचे 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उस क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा स्टेटमेंट टाइप के होंगे, थोड़ा क्रोनोलॉजी टाइप के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकॉग्निटो मोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए हम लोग जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो उसमें जब कोने पे आप जाइएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे से डॉट डॉट लिखा रहता है, तो उसमें जब क्लिक करिएगा तो उसमें एक नीचे आएगा इनकॉग्निटो मोड, यानी आप अपना ये गूगल जो है, क्रोम जो है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो
तो इनकॉग्निटो मोड में जैसे ही आप जाएंगे तो आपका पूरा ब्लैक डार्क हो जाएगा, और उसमें जब आप कोई भी चीज देखेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपके हिस्ट्री में नहीं जाएगा। यानी हिस्ट्री में नहीं जाएगा इसका मतलब कि कोई व्यक्ति दोबारा अगर आपको चेक करना चाहेगा आपके सिस्टम में कि आपने क्या क्या चीज देखा था, क्या चीज सर्च किया था, तो उसको पता नहीं चले, यानी उसमें आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। तो बहुत से लोग कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसके लिए इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करते हैं कि दूसरे किसी को पता न चल पाए कि हमने क्या इस्तेमाल किया। तो देखिए यहाँ पहला पूछ रहा है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, दूसरा पूछ रहा वायरस को हटाना, तीसरा पूछ रहा है बता रहा ब्राउजिंग इतिहास को सेव न करना, और चौथा है वेबसाइट को अनब्लॉक करना। तो देखिए इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाता है, वायरस नहीं हटाता है, बल्कि ब्राउजिंग इतिहास को सेव नहीं करता, यानी आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है सेव नहीं करेगा, वेबसाइट को अनब्लॉक नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या होगा, सी होगा, ब्राउजिंग इतिहास को सेव नहीं करता। एक्सप्लेनेशन, इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजर आपकी गतिविधियों को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई। और भी अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड जो कंप्लीट क्लासेस हैं उसको अच्छे से देख लेंगे, तो ये चीजें और भी अच्छी क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप कभी भूलोगे नहीं, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से। ये देखिए आईसीटी वाला यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपके 10 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।